जब आप सोडा वाटर की या कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हो तो बहुत तेजी से फीस करती हुई गैस बाहर आ जाती है और साथ में सोडा वाटर भी बाहर आ जाता है। क्या आपको पता है वो गैस कौन सी होती है? आप कहोगे क्यों नहीं, हमें तो पता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसमें कोई शक है? कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों होती है, कोई और गैस क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। आप मुझसे ये कहोगे, फिर मैं ये कहूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिक्विफाई हो जाती है भाई, ये भी तो बताओ हमें। कोई और गैस आसानी से लिक्विफाई क्यों नहीं हो सकती? इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हमें देती है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी उससे पहले हमारी क्या आती थी? आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आप पीछे प्रीवियस वीडियोस में पढ़कर आ रहे हो, डेट इज आइडियल गैस इक्वेशन। वो इक्वेशन क्या है हमारी? PV इज इक्वल टू nRT। वो आप पढ़ के आ रहे हो। लेकिन जब खोज हुई, साइंटिस्ट ने देखा भाई गैस तो लिक्विफाई हो रही है, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या रूल है? गैस लिक्विफाई नहीं की जा सकती है। तो भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना कहीं तो अपच है ना, कहीं तो हाजमा खराब है ना। वो हाजमा कहाँ खराब है? वो वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन क्लियर करती है कि हाजमा कहाँ खराब है, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ मिलावट हुई है। तो आइए आज उसी मिलावट, उसी गड़बड़ के बारे में पढ़ते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन को आना पड़ा, और बहुत सारे पॉइंट्स जो हम डेली लाइफ में भी देखते हैं वो आराम से एकदम सॉर्ट आउट हो गए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यार से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करेंगे वान डेर वाल गैस इक्वेशन, एक भारी भरकम सी इक्वेशन जिसके अंदर कुछ हमारे दो कांस्टेंट बैठे हुए हैं। उन कांस्टेंट की अपनी क्या क्या स्टोरी है वो अपनी स्टोरी सुनाएंगे और हम उसको आज पढ़ते जाएंगे मजे मजे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वान डेर वाल इक्वेशन तो देखें क्या है। PV इज इक्वल टू nRT, ये तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसमें हुआ क्या, P में तो जोड़ दिया AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, और V में घटा दिया NV। अब क्वेश्चन राइज हुआ भाई ऐसा क्यों किया, ये चीज कहां से आई, ये टर्म कहां से आई। चलो आज हम इसी को ही क्लैरिफाई करते हैं। वॉल्यूम V घटाया गया है, देख रहे हो यहाँ पे घटाया गया है, तो हम इसको बोलते हैं वर्ड, क्या बोलेंगे? वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन में क्या हुआ वो जानते हैं। देखो सपोज करो आप डांस सीख रहे हो, ठीक है, डांस सीख रहे हो, डांस क्लासेस में जाते हो, ये आपकी डांस क्लास है। ये क्या है भाई? आपकी डांस क्लास। इमेजिन करो आप डांस सीख रहे हो, आपको डांस का शौक है और डांस क्लास में जा रहे हो। आप और आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेट इज डांस, आराम से डांस कर रहे हो, ठीक, दोनों मिलके डांस कर रहे हो अपना, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ उस रात इसी डांस क्लास में, ये तो डे 1 की बात हुई, डे 2 जब अगले दिन आप जाते हो अपनी उसी डांस क्लास में, तो आप क्या देखते हो भाई? यहां से दीवार ढह गई, पूरी दीवार ढह गई और यहाँ सारा मलबा पड़ा हुआ है, ठीक है, और दीवार की मरम्मत का काम चल रहा है। तो भैया इतनी जगह घिर गई, अब आपको डांस के लिए कितना स्पेस मिलेगा? क्या इतना या इससे कम? ऑब्वियसली इतना। अब आप इसी में सिमट के रह गए, चलो भैया अब यहीं डांस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां जो वॉल्यूम था पूरा कमरे का, वो यहां से क्या हुआ, कितना अंतर आया? इतना स्पेस कम हो गया। बिल्कुल एज इट इज कंडीशन किनके साथ होती है? गैस मॉलिक्यूल के साथ। गैस मॉलिक्यूल का अपना जो वॉल्यूम होता है उसकी वजह से जो एक्चुअल में स्पेस उनको मिलता है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, पहले मुझे ये बताओ, जो वॉल्यूम होता है किसी भी पार्टिकल का इस पूरे यूनिवर्स में, क्या जीरो हो सकता है वॉल्यूम? वॉल्यूम से पहले मास की बात कर रही हूं मैं, क्या किसी भी पार्टिकल का मास जीरो हो सकता है? नो। इस पूरे यूनिवर्स में चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो,
हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है, दैट्स क्लियर। कुछ ना कुछ मास, चाहे वो 1 ग्राम हो, 1 मिलीग्राम हो, माइक्रोग्राम, मास जरूर होता है, ठीक है ना। अब जब मास होता है तो एक बार बताओ, क्वेश्चन ये राइज हुआ, क्या हवा जो एयर है उसका मास 0 हो सकता है? नेवर, 0 नहीं हो सकता। जब मास 0 नहीं हो सकता, हवा में जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास 0 नहीं हो सकता, तो क्या वॉल्यूम 0 हो सकता है? भाई वॉल्यूम भी तो मास से मिलकर बना होता है, तो वो भी 0 नहीं हो सकता भाई। जब वॉल्यूम 0 नहीं, मास 0 नहीं, तो इसका मतलब क्या? गैस पार्टिकल कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम घेरेंगे भाई, जरूर घेरेंगे। हमें आंख से दिख ही तो नहीं रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम तो घेरते हैं, वो जरूर घेरेंगे। सपोज करो यही हवा में जो पार्टिकल्स हैं नाइट्रोजन, वो हरा रंग एक्सेप्ट कर ले अपने अंदर और हरे हरे रंग के पार्टिकल्स घूमने लग जाएं, तो वो ग्रीन पार्टिकल्स जब मैं उनको एक जगह बिठाऊंगी, ठीक है ना, ग्रीन पार्टिकल्स उनको मैं एक जगह बिठाऊंगी तो वो यहाँ पे सिमट के आ जाएंगे। दैट इज लाइक दिस। अब इसको ये समझो, यहाँ अब आप डांस नहीं कर रहे हो, यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे हैं। क्या डांस करते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं ना, शी शी शी, इस तरह से भागते रहते हैं इधर को, ये ढाई ढू ढुश ढुश, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो डेट इज, वो यहाँ पर रेंडमली भाग रहे हैं, इस पूरे स्पेस में भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे, वो सारे गैस मॉलिक्यूल इस पूरे स्पेस में भाग रहे हैं। अब क्या हुआ, मैंने उनको एक जगह बिठा दिया, वो सारे गैस मॉलिक्यूल, जब मैंने उन पर प्रेशर लगाया कि भाई तुम एक जगह यहाँ सिमट के आ जाओ, उनको सब समेट समाट के इधर कर दिया, तो वो इतनी जगह घेर कर ले गए। अब यहाँ कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। अब बताओ, इनका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो अब बताओ मुझे, क्या इनकी एक्चुअल स्पेस इनको जो घूमने के लिए मिल रहा था वो इतना पूरा था या इतना है? अब बताओ, इतना होगा नहीं होगा, क्योंकि इनका अपना भी तो वॉल्यूम है, वो हम घटाएंगे नहीं घटाएंगे तभी तो एक्चुअल स्पेस निकल कर आएगा जो इनको मिल रहा है नाचने के लिए। भला किनको? गैस पार्टिकल को नाचने के लिए जो जितना स्पेस मिल रहा है वो इनका जो अपना वॉल्यूम है वो घटा के तो मिलेगा भाई। दिमाग लगाओ, आ गई बात समझ में? तो यही वजह है कि जो रियल गैस का वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कितना वॉल्यूम अवेलेबल कितना होता है? जो पूरे वॉल्यूम है कंटेनर का, उसमें हमें माइनस करना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस। इन गैस पार्टिकल को मूवमेंट के लिए जो वॉल्यूम मिल रहा है एक्चुअल, वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं मिल रहा है, उसमें उन वॉल्यूम जो गैस पार्टिकल है उसको घटाना पड़ेगा, तो जो मिलेगा हमें वॉल्यूम वही अवेलेबल वॉल्यूम कहलाएगा, और यही वॉल्यूम करेक्शन है। पहले ये देखो, ये बात समझ में आई नहीं आई? समझ में आ गई ना? क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक। तो अब क्या होगा, ये हमारा वॉल्यूम करेक्शन निकल कर आया। अब उसके आगे क्या होगा, चलो वो देखो। वॉल्यूम अवेलेबल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमने माना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है? V माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज NB, वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो उस गैस के मोल्स हैं, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, एंड V इज इक्वल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल का साइज, और उसको हम मोल से गुणा करते हैं, तो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका साइज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा हमारा NV टर्म बन गया, डेट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। साइज क्या? साइज हम वॉल्यूम ही तो लेते हैं एक तरह से, डेट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जो वॉल्यूम हम ये निकाल रहे हैं डेट इज NB। ये पूरा क्या आ गया? डेट इज NB, जो हम इसको निकाल रहे हैं। तो टोटल कंटेनर में से हम इसको हटा देंगे तो हमें ये अवेलेबल कंटेनर साइज आ जाएगा, जिसमें हमारे गैस पार्टिकल मूवमेंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी यूनिट की बात होती है कि V की यूनिट क्या है। भाई देखो, यूनिट जो होती है
हमने क्या करा, हमने ये घटाया ना, इक्वेशन हमारी क्या है, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, v में एन वी घटा रहे हैं। जब एन वी घटा रहे हैं तो v की जो हमारी यूनिट होगी वो एन वी के बराबर हो जाएगी। इट मीन्स यूनिट ऑफ एन बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ v, दैट इज मीन यूनिट ऑफ स्मॉल v आपको निकालना है, तो यूनिट ऑफ v अपॉन n इज इक्वल टू v यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है हमारा लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट्स आ गई, ये मोल या मोल्स, ठीक है, लीटर पर मोल्स। ठीक, अब b रिप्रेजेंट टू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, मॉलिक्यूल के साइज को रिप्रेजेंट करता है। v की वैल्यू कितनी होती है भाई, v की वैल्यू होती है 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि मैम ये कहाँ से आ गया, ये तो बताओ हमें। चलो हमने ये तो मान लिया v साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, ये लेकिन क्या है कहाँ से। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, जो सॉलिड होते हैं वो पास पास होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं। मैं कहूँ आप एक थैले में गेंदें भर दो और गेंद का थैला यहाँ रख दो, तो आप गेंद का थैला जो है यहाँ रख दोगे जिसके अंदर खूब सारी गेंदें भरी हुई हैं, तो वो गेंदें कुछ इस तरह से भरी होंगी, बॉल्स इस तरह से होंगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल है, पास पास आ जाते हैं। क्या गैस पार्टिकल इतने पास आएंगे नॉर्मल कंडीशन में? नहीं, गैस पार्टिकल क्या होते हैं, ढाई ढू एक दूसरे लड़ते रहते हैं, यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपस में टकराते रहेंगे, एक दूसरे से टकराते रहेंगे। हमने बॉल्स जो है वो सीधी सादी भर दी, वो सॉलिड कभी भी रखा हुआ, जैसे ये सॉलिड रखा है, मूवमेंट करता है? नहीं करता ना। लेकिन गैस पार्टिकल को क्या मैं ऐसे रोक सकती हूँ? नहीं, वो तो लगातार वाइब्रेट मूवमेंट करता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ रख दी है, समझ लो कि ये गैस पार्टिकल है, वो आपस में ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहेंगे। ठीक है ना। तो क्या उनका साइज एक्चुअल साइज से केवल उनके जो वॉल्यूम है उसी के बराबर होगा? नेवर, वो साइज ज़्यादा गेन करते हैं। और कितना गेन कर जाते हैं? उनका स्पेस इतना हो जाता है लगभग 4 गुना के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपस में दो पार्टिकल पास आते हैं, ठीक है, टकराते हैं, फिर टकरा के फिर दूर जाते हैं। यही तो होता है इनके साथ, ये लगातार चलता रहता है। सपोज करो अगर मैं, जहाँ तुम बैठे हुए इस समय, कहाँ बैठे हुए हो, जहाँ भी बैठे हुए हो, वहाँ उस रूम में मैं एक रेड रंग की गैस भर दूँ, थोड़ी सी रेड रंग की, उसके पार्टिकल आपको रेड कलर के दिखें, तब आप देखना उसकी मूवमेंट देखना क्या होता है। एक दूसरे टकराते रहते हैं, इधर होता है शाय शू टकराते हैं, तब आपको दिखेगी ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है ना। ब्राउनियन मूवमेंट देखना आपको, तो एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, लाइव एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो। जब सूरज की किरण रोशनदान पे पड़ती है, एक कमरे में, आप अंधेरे कमरे में जाओ, बिल्कुल अंधेरे कमरे में, और वहाँ एक ऊपर खिड़की हो, जैसे ये मान ली यही रूम है आपका, और यहाँ ऊपर खिड़की होती है, जो पुराने घर होते हैं अभी भी उनमें एक रोशनदान टाइप का बना रहता है, खिड़की सी होती है। वहाँ अगर सूरज की किरण जाए, ठीक है ना, और वहाँ हो धूल के कण, तो आपको धूल के कण में ही वो मूवमेंट दिखाई दे जाएगी। देखना वो धूल के कण कैसे एक दूसरे को भागते हैं। आप थोड़ी सी फूंक मार दो, वो इतना रैंडमली भागना शुरू कर देंगे धूल के कण, वहां से आपको दिख जाएगी ब्राउनियन मूवमेंट। आप अंदाज लगा सकते हो, ठीक है ना, करके देखना इस चीज को। तो ये क्या होता है, पास आते हैं, टकराते हैं, फिर दूर चले जाते हैं, तो इनका स्पेस लगभग 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है। तो ये भी साइंटिस्ट ने काफी एक्सपेरिमेंट से निकाला, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा आ गया कि किस तरह से जो है V का वॉल्यूम हम लेंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, डेट इज 4 इंटू V। देखो 4 इंटू ये क्या वॉल्यूम है, V। अब ये तो ये है एक मॉलिक्यूल के, जस्ट अ मिनट, डेट इज फॉर 1 मॉलिक्यूल, अब n मॉलिक्यूल्स, फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए n मोल्स हो गए ना हमारे पास, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4
इंटू Na। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 × 10⁻23 Na एवोगैड्रो नंबर, इससे हम गुणा कर देंगे। तो सिंप्लीफाई फॉर्म हमारी क्या आ गई? B = आ गया 4NaV, 4NaV। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, डेट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? अब B जो है कैसे क्वेश्चन आते हैं हम इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। V जो होता है साइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना? B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जिसका साइज ज्यादा उसका B ज्यादा। जैसे ये कैसे हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, रेडन। अब इसमें किसके लिए B फैक्टर ज्यादा होगा? डेट इज दिस। बात समझ में आ गई? डेट इज दिस। रेडन का साइज सबसे ज्यादा है, B फैक्टर सबसे ज्यादा, हीलियम के लिए B फैक्टर सबसे कम। हम फ्लोरीन क्लोरीन की बात कर लें। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कैसे हैं? इसमें क्लोरीन का साइज ज़्यादा है फ्लोरीन से, तो इसके लिए B फैक्टर ज़्यादा हो गया। क्लियर होगी ना बात? तो ये आपको हो गया वॉल्यूम करेक्शन कि कहाँ से आया। ठीक, अब चलते हैं हम प्रेशर करेक्शन पे। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात पूछूं, बचपन में कैसी हरकतें करते थे भाई? कहोगे मैम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रही है आप? बचपन में हम खूब खेलते कूदते थे, मार धार करते थे, खूब साइकिल चलाते थे, सड़क पर चल रहे हैं, खूब गाना गाते चल रहे हैं, आराम से हाथ पैर मारते चल रहे हैं। मैं आपसे अभी एक टास्क दूं, घर से बाहर निकलो और सड़क पर खूब तेजी से गाना गाते हुए, खूब ढुशुम ढुशुम हाथ पैर मारते हुए, कूदते हुए चलो, चले जाओगे? अरे नहीं मैम, ऐसे हम कैसे कर लेंगे, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, बताओ फलाने का बच्चा ऐसे कर रहा था, पढ़ता लिखता है नहीं, ऐसे करता रहता है। अच्छा ठीक है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिनसे मैं कहूँ साइकिल चला लो, नहीं मैडम अब तो हमें शर्म आती है, हम तो स्कूटी चलाना सीख गए हैं। ये जवाब मिलेगा मुझे? अभी मैं कहूँ चलो तो कुछ नहीं, एक दोस्त है तुम्हारा, लड़ते लड़ते लड़ाई जाती है, थप्पड़ मार दो उसे। अरे नहीं मैम थप्पड़ कैसे मार दूँ, बुरा मान जाएगा वो। कितना सोचते हैं ना, बड़े हो जाते हैं तो कितना सोचते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो बचपन में झटाक से कर देते थे। तो वो कौन सा फैक्टर है जो हमें रोकता है? कोई ना कोई तो फोर्स है ना जो हमें रोकता है कि क्या कहेंगे लोग, मैं उनको मार रहा हूँ, या मैं सड़क पे नाचता हुआ गाता हुआ खेलता कूदता जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? अच्छा नहीं लगता ना, बड़े हो गए हैं। ठीक, तो अंदर का बच्चा हमारे अंदर मर जाता है। क्यों? कुछ फोर्सेस हमें रोक देते हैं कि दैट इज, ये समाज है, ये दुनिया में हमें इसमें सभ्यता से रहना है, तो एक फोर्स हमें रोकता है। अब बचपन की बात करती हूँ मैं। बचपन में जब आप बच्चे थे तो क्या करते थे? जो आपका फोर्स था वो फुल ट्रूथ था, क्या एक्चुअल फोर्स था वो, और वो एक्चुअल क्या था? आप जो बाहर से कर रहे हो वो आपको एक इंटरनल फोर्स पुश करता था, अरे नहीं खेलने का मन है, खेल कूद नाच गा सब कुछ कर, कितनी मस्ती करी, धूमधाम करी। ठीक, अब जैसे ही बड़े हुए तो जो वो फोर्स एक्चुअल बनकर आया उसमें कुछ कमी सी हो गई, कुछ कमी हुई ना, उसमें एक इंटरनल फैक्टर निकल गया और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर। हम यहाँ दिमाग लगा के सोच रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं दिमाग लगा के, बचपन में कुछ भी बोल देते थे ना, लेकिन बड़े होके सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, चल रहे हैं, तो खेल कूद नहीं रहे हैं, साइकिल नहीं चला रहे, अरे भाई लोग क्या कहेंगे, हमें स्कूटर चलाना है। तो डेट इज क्या है, इंटरनल फैक्टर वो निकल जाता है, जो हमें हमारा चाइल्डहुड होता है ना वो निकल जाता है और सिर्फ एक्सटर्नल रह जाता है। ऐसा होता नहीं होता है। ठीक, अब मैं आपसे कहूँ कि आपका एक्चुअल फोर्स क्या है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटरनल जोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो एक्चुअल फोर्स बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक बच्चा एग्जाम में बहुत कम नंबर लाया, बिल्कुल पासिंग मार्क्स लाया, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, उसका जो मोटिवेशन था अंदर से ख़त्म हो गया। तो उसको फिर से मोटिवेशन लाने के लिए क्या करोगे आप? उसको बाहर से मोटिवेशन, और एक कितना भी दे दो, बाहर से मोटिवेशन कितना ही दे दो, बच्चा नहीं उभर पाता जब तक वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा। जब तक वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगा, यानी कि उसका मोटिवेशन का इंटरनल फैक्टर वो कहीं ना कहीं डाउन पड़ गया है, जिसकी वजह से वो इतना उदास है। जिस दिन वो जाग गया इंटरनल फैक्टर, वो मोटिवेटेड हो जाएगा और कहेगा क्यों नहीं कर सकता, मैं अच्छे नंबर क्यों नहीं ला सकता, मैं टॉप क्यों नहीं कर सकता,
हाउ आई कैन नॉट गेट सिलेक्शन, मैं सिलेक्शन क्यों नहीं पा सकता। ठीक, जिस दिन वो आ गया कट जाएगा। तो डेट इज क्या, यही चीज होती है गैस के साथ। अब वो क्या होता है गैस में, देखो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस पार्टिकल है। तो गैस पार्टिकल फोर्स डालते हैं, जैसे इसने इस पे फोर्स डाला, जब फोर्स डाला लेकिन इसके आसपास 3 पार्टिकल और, उन्होंने इसको पीछे की ओर खींचा। कैसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया इस पे। हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या रियल में ऐसा होता है? भाई ऐसा रियल में नहीं होता। गैस पार्टिकल के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा था, उसमें ये चीज देखी थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही गैस लिक्विफाई हो जाती हैं और लिक्विड की फॉर्म में आ जाती हैं। सॉलिड CO2 भी होती है, ठीक है ना, लिक्विड CO2 बन जाती है, फिर सॉलिड CO2 बन जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल दीवार से टकराना चाह रहा है, लेकिन ये इसको अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पीछे की ओर खींच रहे हैं, तो कि इतनी जोर से दीवार से नहीं टकरा पाता, यानी कि दीवार पर इतना फोर्स नहीं लगा पाता जितना कि एक्चुअल वो लगा सकता है। बिल्कुल इस तरह से जैसे मान लिया आप एक अपने दोस्त को थप्पड़ मारने जा रहे हो, ठीक है ना, बहुत बहुत आए टेंशन में, अरे यार उसने तो मेरा इतना बिगाड़ कर दिया, मैं तो उसको मारूंगा, लिए धाड़ से थप्पड़ मारने जा रहे थे, एकदम आपका हाथ पकड़ लिया आपके दोस्तों ने, 3 दोस्त आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितने भी आए, हाथ पकड़ लिया, आपने ले धाड़ मारने को, हाथ पकड़ लिया आपका, नहीं तुझे नहीं मारना है, तुझे नहीं मारना, आपको पीछे खींचे, वो आपको नहीं मुझे मारना है कि नहीं मारना है, तो क्या आप उसको मार पाओगे? या तो बहुत हल्का मार पाओगे या मार ही नहीं पाओगे। That is this, आपके फोर्स को एक इंटरनल फोर्स ने खींच लिया, आपके एक्चुअल फोर्स को एक इंटरनल फोर्स ने कम कर दिया, तो एक्सटर्नल फोर्स कम हो गया है। तो यानी कि जो रियल गैस होती है उसका जो प्रेशर होता है, भाई फोर्स के कारण प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो रियल गैस का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है आइडियल गैस से। क्लियर हो गई बात कि ऐसा क्यों हुआ? जो एक्चुअल में ये यहाँ पर प्रेशर क्रिएट कर सकती थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण और गैस मॉलिक्यूल ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर है वो आइडियल गैस से कंपैरेटिवली कम हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? दैट इज दिस। तो हमें जब प्रेशर ऑफ रियल गैस निकालना है, ये तो चलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये तो आप मत लिखना, अब जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखिए। प्रेशर ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू जो उसका एक्चुअल प्रेशर है वो जो वो डाल रही है हमें दिख रहा है, प्लस इंटरनल प्रेशर जो है हमें वो भी जोड़ना पड़ता है, ठीक, इंटरनल प्रेशर जोड़ना पड़ता है। अब इंटरनल प्रेशर निकालते कैसे हैं? दैट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ, इसे हम प्रेशर कंसंट्रेशन टर्म में निकालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन यही होती है, मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अब यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल टकराया इससे, ठीक है, दीवार से एक मॉलिक्यूल टकराने जा रहा है, लेकिन ये दूसरा मॉलिक्यूल से पीछे खींच रहा है, तो इंटरेक्शन 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। भाई देखो प्रेशर हमेशा 2 मॉलिक्यूल के बीच, जैसे मान लीजिए ये दोनों टकरा रहे हैं, ये 2 गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, तो 2 के बीच में है, एक दीवार पे टकराने जा रहा है, एक उसे पीछे खींच रहा है, तो 2 के बीच में इंटरेक्शन, एक ये मेरा, एक ये गैस मॉलिक्यूल, एक ये गैस मॉलिक्यूल, 2 के बीच में इंटरेक्शन है, तो 2 के बीच में इंटरेक्शन है, तो मैं कंसंट्रेशन गैस मॉलिक्यूल 2 की लूंगी, तो ये एक गैस मॉलिक्यूल 1 के लिए, और कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल 2 के लिए भी दैट इज दिस सेम, यही हो जाएगी फॉर 2 के लिए दैट इज मोल्स पर लीटर, ठीक है ना। अब हम निकालें हमारा प्रेशर जो इंटरनल होगा, इंटरनल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NV इंटू NP, ये कंसंट्रेशन टर्म और ये कंसंट्रेशन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो हमारा ये प्रेशर इंटरनल इज इक्वल टू आ गया, हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट इज स्मॉल a N स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा जो करेक्शन टर्म आ जाती है। इतना समझ में आ गया आपको क्या चीज़ हुई? ये ध्यान रखना है, हमें कंसंट्रेशन के टर्म में हम लेते हैं, ठीक। चलिए अब इसमें हम पढ़ते हैं एक ही यूनिट ऑफ ए। देखो जो प्रेशर की यूनिट होगी
वही यूनिट ऑफ पी, हम प्रेशर में जोड़ रहे हैं ना, इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इतना आपको पता है, जो उसकी यूनिट वही उसकी यूनिट। हम एक यूनिट निकाल सकते हैं आराम से। यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। पी की हो गई हमारी एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बात? ठीक। अब आती है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ ए, ये हेडिंग लगा लो आप, डेट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ए। ए की सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कैसे फोर्स होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम वॉन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको, वॉन डर वाल फोर्सेस हमेशा एक वीक फोर्स होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। जितना ज़्यादा भारी होगा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, उतना ज़्यादा उसका वॉन डर वाल फोर्सेस। क्लियर हो गई बात? उतना ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उतनी ज़्यादा ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सब पॉइंट आप लिख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना? आगे बात समझ में। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप का आता है इसमें? देखो, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आ जाता है। आपको ए की वैल्यू कंपेयर करनी है, ए की वैल्यू कंपेयर करनी है। जैसे मान लिया अमोनिया है और ऑक्सीजन है, इसमें किसमें ए की वैल्यू ज़्यादा होगी? भाई अमोनिया में ज़्यादा होगी, क्योंकि अमोनिया का एक तो वेट ज़्यादा हो गया पूरा ऑक्सीजन से। नहीं, मेन चीज़ यहाँ पर ये आएगी, अमोनिया के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वेट देखो, वेट कितना आ रहा है इसका? 17 आ रहा है, इसका ज़्यादा आ रहा है। अब आप कहोगे कि हाँ वेट इसका ज़्यादा है, तभी तो मैंने ये पॉइंट लिया। वेट इसका ज़्यादा है, इसका कम है, लेकिन यहाँ क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स है, तो इसमें ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें ए की वैल्यू कम होगी। हम अदर लेते हैं, F2Cl2 Br2 और I2 में लो आप। क्या हो रहा है यहाँ पर? वेट बढ़ रहा है, ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? मैंने मीथेन गैस ली और इथेन गैस ली, किसमें ए की वैल्यू ज़्यादा होगी भाई? इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, भारी मॉलिक्यूल है। यानी कि मॉलिक्यूल जितना साइज में बड़ा हो रहा है, जितनी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है उसकी, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, और उसकी ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। आप ए की वैल्यू आप कंपेयर कर सकते हो। करेक्शन टर्म समझ में आ गया आपको क्या होता है? प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो फाइनली जब हमने ये सब करेक्शन करा तो हमारी क्या इक्वेशन बनकर आई? डेट इज वही बनकर आई, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन वी इज इक्वल टू NRT। क्लियर हो गया? ये हमारी हो गई वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। इसको आप नोट कर लो। ठीक है ना? इसमें मैंने आपको वॉल्यूम करेक्शन बता दिया और प्रेशर करेक्शन भी क्लियर हो गया। ठीक है ना? चलिए अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस पर वो देख लेते हैं। चलिए PYQs देखते हैं। गिवन वॉन डर वाल कांस्टेंट फॉर NH3, H2, O2 and CO2 are respectively 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which one of the following gases is more easily liquefied? हमें क्या बताना है? कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई हो जाती है? ठीक है, तो लिक्विफाई कौन होगी जल्दी? भाई वो गैस लिक्विफाई होगी जो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? जिसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी भाई? ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। तब ए की वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी हम कैसे पता लगाएं? देखो, एक तो हमारे पास है NH3, एक है हमारे पास H2, एक है O2 एंड देन फिर CO2। NH3 की वैल्यू कितनी बताइए भाई? 4.17। H2 के लिए बताइए वैल्यू 0.244, O2 के लिए 1.36 एंड CO2 के लिए 3.59। तो जितनी ज़्यादा ए की वैल्यू उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वैल्यू ज़्यादा है ए की भाई? NH3 की। तो कौन जल्दी इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी भाई? NH3। और इसका दूसरा रीज़न एक और है कि इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होती है जिसकी वजह से ज़्यादा लिक्विफाई हो जाती है। फिर उससे कम CO2, फिर उससे कम O2 और फिर उससे कम H2। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट। भाई देखो कोई भी गैस है, हमने कहा कि वो आइडियल गैस बिहेवियर कब शो करेगा, जब वो क्या उसमें सिचुएशन आएगी भाई, आइडियल गैस की सिचुएशन क्या थी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। यही तो सिचुएशन है, तो बस यही आंसर होगा। कौन सा है इसका, बी है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। मैक्सिमम डेविएशन कौन शो करेगा भाई, जो जल्दी ज़्यादा लिक्विफाई हो गया उसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसमें ए की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जो है रूल को डेविएट करेगा, यानी कि आइडियल गैस से ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। और उसमें कौन सा है चारों में, जल्दी बताओ। NH3 होगा। क्यों, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसका भी हम ऊपर देखते ही आ रहे हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप निकाल सकते हो, NH3 होगा। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है फॉर रियल गैस वॉन डर वाल्स इक्वेशन इज रिटन एज, दैट इज आपकी वॉन डर वाल गैस जहां पर A and B आर वॉन डर वाल्स कांस्टेंट, टू सेट ऑफ गैसेस आर O2, CO2, H2 and He और सेकेंड है CH4, O2 and H2। द गैसेस गिवन इन सेट फर्स्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ B। देखो फर्स्ट सेट की जो है B के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट सेट की कैसी है, B की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड गैसेस गिवन इन सेट सेकेंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड दैट इज A की डिक्रीजिंग ऑर्डर A आर अरेंज्ड बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनमें से ये बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। B का इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, A का डिक्रीजिंग। अच्छा तो मैंने क्या बताया था आपको, B किसको डिनोट करता है, B डिनोट करता है साइज को, मॉलिक्यूल के साइज को, और A किसको करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का संबंध किससे हो गया भाई, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास से या मोलर मास से। तो अब आपको दो चीजें देखनी है, B के लिए आपको साइज देखना है और A के लिए मोलर मास। ठीक है, पहले B की बात करते हैं। B के लिए इन चारों ऑप्शंस में से आप ये चूज करेंगे किसका साइज बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे छोटा साइज किसका होगा भाई, ये बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता ही है हाइड्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है। क्लियर है, तो आपके A और B ऑप्शन तो वैसे ही ऑलरेडी कैंसिल हो गए हैं। बात आती है अब C और D की। इसमें हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से बड़ा क्या हो गया भाई, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। फिर ये ऑक्सीजन जो है ये तो सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन और हीलियम क्या है, फर्स्ट पीरियड के। तो हाइड्रोजन देन हीलियम, फिर उसके बाद ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ये C का फर्स्ट हो गया। क्लियर। एक्चुअल आप देखोगे आंसर तो यहीं से आ गया, लेकिन फिर भी हम सेकंड वाले को भी देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। सेकंड में है A, और A का हमें क्या देखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें किसका देखना है, मोलर मास के टर्म में। तो अब मोलर मास देखो भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा भारी कौन है इन तीनों में, देखो CH4 का आप जोड़ो कितना होगा मोलर मास, C का 12 प्लस H का 4, इट इज कितना आ गया आपका 16 आ गया। ठीक है, O2 का निकालो, O2 का 32 आ गया, और H2 तो सबसे छोटा हमें दिख ही रहा है। ठीक है ना, 2 है इसका। तो आप ये कहोगे इस केस में मोलर मास तो CH4 का कम है, O2 का ज़्यादा है। तो अब हम क्या करें भाई, देखो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तभी तो ये आया है कंपटीशन में, वरना क्यों आता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम क्या चीज़ देखते हैं कि आप ये देखो CH4 की स्ट्रक्चर कैसी है, CH4 कुछ इस तरह से है। ठीक है, और O2 कैसा है, डेट इज दिस। कौन ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, किसको देख के ऐसा लग रहा है कि जहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, डेट इज CH4। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर C किसी को स्ट्राइक करने जाएगा भी C का एटम, तो H उसे रोकेगा कहीं ना कहीं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ 2 ही है। ठीक है ना, तो डेट इज दिस CH4 का सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, B की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू, एंड O2 की उससे कम होती जाएगी। फिर H2 सबसे हल्का हो गया, सबसे छोटा हो गया। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था A में अगर हम मोलर मास देखते हैं तो साइज भी देखते हैं। आप साइज देखो यहाँ पे, ठीक है ना,
साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, मेन चीज क्या है, देखो मेन चीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, मैंने कहा NH3 में सबसे ज्यादा A की वैल्यू होती, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ऐसे यहाँ पर कहाँ ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेट इज CH4। ठीक, तो CH4 हमारा सबसे ज्यादा हो गया, उससे कम O2 और देन उससे कम H2। ठीक है, तो ये थे हमारे PYQs, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या डिपेंडेंसी है उसकी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।